ये नमस्कार वाला बंद भैया। कर दे। हाँ, नमस्कार। नमस्कार, ये वाला बंद कर देना, पहले वाला लिंक। हाँ, हाँ, बंद कर दीजिए। चलिए, हो गया। नमस्कार तमाम दर्शकों का। नमस्कार। चुनाव का दौर शुरू हो गया है। ऐसे में सही प्रत्याशी और लोगों की विचारों को आप तक पहुंचाना नमस्कार। हमारी कुछ जिम्मेवारी तकनीकी बनती है। खराबी के कारण इसी शायद जिम्मेवारी को हम लोग हम निभाते चले आ रहे हैं और लोगों तक सही बात पहुंचे ताकि वो चुनाव में अपने विवेकाधिकार से मत का प्रयोग कर सके। इसीलिए आज हमारे साथ हैं कि एमएलसी का जो चुनाव होता है स्नातक लोगों के लिए होता है और स्नातक का ये कहा जाता है कि ये पढ़े लिखे लोगों का विचारों के द्वारा उनके प्रतिनिधित्व का बात है। तो ऐसे लोगों को जानना जरूरी है कि हमारे जो उम्मीदवार हैं वो कैसे हैं, पढ़े लिखे हैं, नहीं है, वो हमारी बात को रख सकते हैं। तो आप तमाम दर्शक का हम पुनः स्वागत करते हैं इस आज के सेशन में और हम चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा आप अपने सवाल आज ऋतुराज जी से करें, जो एमएलसी के स्नातक निर्वाचन क्षेत्र जो पटना का है उससे प्रत्याशी होने जा रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि आप लोग अपने सवाल लगातार पूछे और ज्योत प्रकाश जी आज एंकर है, वो आपकी तरफ से आपकी बात को रखेंगे। तो हम चाहेंगे कि लगातार दर्शक जुड़ते रहे और इसको शेयर करते चले कि पूरे पटना में जो स्नातक भाई उन तक ये बात पहुंच जाए कि जो उम्मीदवार है वो क्या कैसे हैं, वो कौन सी बात रखते हैं और किस मुद्दे पर इस बार का चुनाव हो। तो ज्योत नमस्कार। प्रकाश जी पूछता है बिहार के तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत। हम माफी चाहते हैं कि आपसे हम 20 मिनट लेट पहुंचे हैं क्योंकि कुछ तकनीकी खराबी आ गई थी, कुछ नेटवर्क की इशू रही है और आपके सामने आपके पटना के प्रत्याशी ऋतुराज जी हैं, स्नातक से इस बार दमखम दिखा रहे हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे इस शो में। नमस्कार ज्योत जी। ऋतुराज जी, जनता लगातार आपके साथ जुड़ी हुई है और इस लाइव डिबेट में भी जुड़ी हुई है, तो तमाम दर्शकों से भी मेरा अनुरोध होगा कि इस वीडियो को शेयर करते चले और आप अपने प्रत्याशी से, आप अपने नेता से सवाल कमेंट में पूछते रहें ताकि इसके जवाब ये लगातार दें। और सबसे पहला सवाल ऋतुराज जी, जब जनता जानती है कि चुनाव में किस तरह से पहुंचा जाता है, तो आप तो सर वकील थे, हाई कोर्ट के वकील रहे, सुप्रीम कोर्ट के वकील रहे, तो पेशे से वकील होने के बाद फिर राजनीति में क्यों दिलचस्पी दिखा रहे हैं? एक वेल सेटल्ड आदमी पॉलिटिक्स में। देखिए, मेरा मानना है, एक छोटी सी घटना भी पहले आपको बताना चाहूंगा बचपन की। मैं 8वीं कक्षा तक मेरी पढ़ाई यहीं पटना में हुई थी। फिर मेरे पिताजी सांसद बन गए थे तो हमें दिल्ली जाने का मौका मिला और दिल्ली में एक बड़ा स्टैब्लिश्ड, बड़ा फेमस स्कूल है जो इंडिया में टॉप 10 स्कूल में है, संस्कृति स्कूल। ये खास करके आईएएस और आईपीएस बच्चों के लिए बनाया गया है। आईएएस अधिकारी के जो बच्चे होते हैं उनके लिए बनाया गया है। और यहाँ पे जब मैं गया था तो पहला सवाल जो जनरली हर स्कूल में या कॉलेज में कोई भी जाता है नया, तो उसके बैकग्राउंड के बारे में जो लोग पहले से होते हैं, बच्चे होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, वो पूछते हैं। तो उसमें से एक व्यक्ति ने, जब मैं गया, कक्षा 8वीं कक्षा की बात है, तो जब मैं गया तो मेरे से पूछा गया कि वेर यू फ्रॉम। तो मैंने कहा कि जहानाबाद, बिहार। जहानाबाद समझ में नहीं आया तो हम बताए पटना। तो फिर उन्होंने पूछा कि आपके पिताजी क्या करते हैं, व्हाट डज योर फादर डू। तो मैंने कहा कि ही इज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब भाई आईएएस आईपीएस अधिकारी के बच्चे हैं तो जनरली हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इतनी सिविक्स तो पता होगी, मगर वो सवाल का जो आया, उल्टा एक सवाल आया कि भाई जब आपका कि ओके ही इज मेंबर ऑफ सम क्लब, किसी क्लब के मेंबर हैं, मगर करते क्या हैं। तो हमने कहा कि भाई वो नेता हैं, ही इज अ पॉलिटिशियन। तो वो जो घृणा का भाव उसके बाद जो चेहरे पे सबके जुटने लगा कि अच्छा ही इज अ पॉलिटिशियन, तो एक वो घृणा का भाव जो है राजनीति को लेकर, तो सिर्फ वहीं पे नहीं, मैंने आगे मन में टीस था सर। नहीं, टीस नहीं था। हम भी उसी प्रजाति के थे कि हम भी राजनीति को बहुत, क्योंकि हम लोगों को बचपन से राजनीति से बड़ा दूर रखा गया था। देखते थे मगर राजनीति से एक परिवेश से बिल्कुल अलग रखा गया था। तो कहीं भी मैं जाता था, मैं खुद भी जब तक कॉलेज में था तो मुझे भी लगता था राजनीति बहुत बुरी चीज है, इसमें जाना नहीं चाहिए। मगर धीरे धीरे जब हम पढ़ने लगे, हम चीजों को जानने लगे, जिस प्रकार से जब मैं उसके बाद दिल्ली से पढ़ाई करने के बाद पुणे गया लॉ करने, वहां पर जिस प्रकार से हमारे बिहार, आप भी जानते हैं, बीच में मनसे जो पार्टी है, महाराष्ट्र निर्माण सेना ने, उसने जिस प्रकार से उत्तर भारतीयों के साथ जिस प्रकार का रवैया किया था, उस वक्त मैं पुणे में ही था।
तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें मेरे मस्तिष्क पे, मेरे दिमाग पे ये जाने लगा कि भाई क्यों बिहार के लोग बाहर हैं, क्यों बिहार का परिवेश ऐसा है, राजनीतिक परिवेश ऐसा है, क्यों नहीं बदलाव आ सकता है। तो पूरा उसके, मैं ज्यादा लंबा इस टॉपिक पे और मैं बोलूंगा बहुत लंबा हो जाएगा, मैं इसको शॉर्ट में इतना ही कहूंगा कि जो मुझे लगा, मैंने फील किया कि अगर इसमें राजनीति में पढ़े लिखे लोग या जिन लोगों को थोड़ी सूझबूझ है, बाहर का पता है, अंदर का पता है, थोड़ा पढ़े लिखे हैं, जिनको जानकारी है, अगर वो लोग अगर राजनीति में नहीं आएंगे और सिर्फ बाहर से ही राजनीति को देख के कहेंगे कि भाई राजनीति गंदी है, इसमें बदलाव लाना है, तो बदलाव आएगा कैसे। मेरे घर के बाहर अगर मैं रोज खुद कचरा फेंकूं और उस कचरे को मैं साफ ना करूं और मैं अपने पड़ोसी के ऊपर डाल दूं कि भाई पड़ोसी गंदा कर रहा है, हम नहीं साफ करेंगे। पहले भी आप भी देखे होंगे कि पहले का जब जमाना था गांव में, तो जो भी नल्ली होता था उसको सफाई कराने के कोई बाहर से नहीं आता था, गांव के लोग सामूहिक श्रमदान से उसको सफाई करते थे। अब कहीं ना कहीं ये प्रथा खत्म हो गई, तो नालियां भी जाम होती गई, भरता गया, गंदगी उससे बढ़ती गई, उससे बीमारियां बढ़ती गई। तो राजनीति में भी देखिए वही हुआ है। राजनीति में भी जब अच्छे लोगों ने आना छोड़ दिया, पढ़े लिखे लोगों ने आना छोड़ दिया, 70s में जब जेपी आंदोलन के बाद इतने सारे जो राजनेता हुए सब छात्र आंदोलन से निकल कर आए, मगर कहीं ना कहीं उसके बाद आप देखेंगे 90 के दशक आते आते धीरे धीरे बिहार में या पूरे भारत में कह लीजिए एक धन बल से राजनीति में आने का, बाहुबल से राजनीति में आने का एक दौर आ गया। तो अगर हम चाहते हैं कि राजनीति में एक बदलाव आए, और राजनीति एक ऐसी चीज है, अगर 3 पिलर, अब तो 4 पिलर, जैसे 4th पिलर आप भी हैं, जर्नलिज्म भी है, मगर जो 3 पिलर है, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, और उसमें तीसरा जो ये पिलर है, अगर इस पिलर में अगर पढ़े लिखे लोग नहीं आए तो बदलाव लाना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि जो पॉलिसी मेकर होते हैं, राजनीति में कौन लोग हैं, विधान परिषद में, विधानसभा में या संसद में कौन लोग जाते हैं, लॉ बेसिक इनको क्या कहा जाता है, लॉ मेकर, लॉ बनाने के लिए। ये फंड वगैरह तो ये बाद के दौर में चीजें आई, शुरू से विधायक या सांसद का काम क्या होता था, लॉ बनाना। लॉ आप अगर सही बनाएंगे तभी सही तरीके से चीजें होंगी। अब जो बिहार में जो स्थिति है, अब जो लोगों को क्या फोकस पूरा रह गया, जो भी राजनीति में आए, कि किस तरह से राजनीति से हम कुछ धन बल एकत्रित कर लें, आधिपत्य जमा लें, तो ये बदलाव आना देखिए संभव नहीं है। तो सर, जब आप धनबल और बाहुबल की बात कर रहे हैं, तो पहले जब ऊपरी सदन की बात करते थे, आप भी ऊपरी सदन में जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां पे या तो राज्यसभा की बात करें या फिर बिहार में विधान परिषद की बात कर रहे हैं, तो पढ़े लिखे लोग जाते थे या फिर जो समाज में प्रबुद्ध लोग, या फिर जैसे कहे कि उनकी एक खास छवि होती थी, वैसे लोगों को भेजा जाता था। लेकिन पार्टी अब अपने सहूलियत के हिसाब से या तो धनबल का प्रयोग करके या फिर बाहुबल का या फिर राजनीतिक या फिर जातिगत फैक्टर देख करके सर ऊपरी सदन तक भी भेजने लगी। इससे क्या लग रहा है, ऊपरी सदन की प्रासंगिकता कम नहीं हो जा रही है? प्रासंगिकता देखिए सदन की कभी कम नहीं होगी, सदन की प्रासंगिकता बनी रहेगी। बस सदन में जो लोग जा रहे हैं, जिस प्रकार के लोग जा रहे हैं, उनकी प्रासंगिकता घट जाएगी। अब पहले जो जब मेरे पिताजी गए थे विधान परिषद में, उस समय अध्यक्ष थे गुलाम सरवर साहब, तो मुझे भी कई बार उनके घर पे जाने का मौका मिला था। तो उनका जो एक बड़ा सा हॉल हुआ करता था, मुझे अभी भी याद है, उसमें पूरे में लाइब्रेरी हुआ था। वो बहुत ही वेल रेड पर्सन थे। मगर आज के दौर में अगर आप देखेंगे कितने वैसे नेता हैं, गुलाम सरवर साहब को आज भी याद किया जाता है, उनकी प्रासंगिकता आज भी है, मगर उनके बाद से जो लगातार लोग गए विधान परिषद में या राज्यसभा में लोग आते, कितने लोग उनको याद कर रहे हैं। पहले वैसे लोग जाते थे, उनके कार्य ऐसे होते थे, इतने प्रबुद्ध लोग होते थे कि भाई उनको याद किया जाता था। आप अगर गलत लोग जाएंगे तो उनकी प्रासंगिकता घटेगी, सदन की प्रासंगिकता नहीं घटेगी। सदन तो है, सदन रहेगा। तो अगर आप कैसे लोगों को भेज रहे हैं, लेकिन सर काम करने के जो तरीके हैं वो तो बदल जाएंगे ना, वहां पे जो फैसले लिए जाते हैं उसमें सर बदलाव जी 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 बिल्कुल 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 वो बिल्कुल हो जाता है। पहले देखिए जो हायर मतलब आप अपर हाउस जो कहा जाता है, उसमें जो क्या होता था कि जो जिस तरह के एक एटमॉस्फेयर था, जिस तरह से चीजें आती थी, उसमें लोगों में कहीं ना कहीं ये पार्टी लाइन से भी हट के बात होती थी। अपर हाउस में वैसे लोगों को भेजा जाता था जो किसी पार्टी से नहीं जुड़े जाते होते थे, मगर उनके कार्य की वजह से, उनके जिस कार्य क्षेत्र में वो थे वो अच्छा करते थे, तो उनको भेजा जाता था, क्योंकि एक प्रोफेशनलिज्म, एक एक्सपर्टीज वहां पे विधान परिषद में या राज्यसभा में लाने के लिए, ताकि उनका जो अपने जिस फील्ड के वो एक्सपर्ट हैं, उन चीजों का अपना वो इनपुट दे सके, तो एक अच्छा डिबेट होगा, अच्छे लॉज बनेंगे। मगर धीरे धीरे कहीं ना कहीं पार्टियां भी वैसे लोगों को फिर लेके आने लगी जो सिर्फ पार्टी लाइन पे ही चीजों को, पहले जो अपर हाउस होता था उसमें पार्टी लाइन से हट के डिस्कशन होता था। अगर पार्टी में भी कुछ गलतियां होती तो उस पर भी बहस होती थी, चीजें सही तरीके से रखा जाता था, कैसे किस लॉ को किस प्रकार से। अब तो अपर हाउस में भी वैसे लोग जाते हैं जो पार्टी के लाइन पे रहते हैं, पार्टी जो कह देती है, चाहे वो गलत है सही है,
भाई उसको पास करना है, विप जारी हो गया, उसको करना है। तो वो तो देखिए एक बदलाव आया है, और उससे प्रासंगिकता मैं फिर वही कहूंगा कि पार्टियों की घटेगी, लोगों की घटेगी, सदन तो जो है सिस्टम वो तो रहेगा। सर, नई शिक्षा नीति जो केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई है, उसको लेकर के क्या लग रहा है, छात्रों के बीच कुछ नए बदलाव देखने को मिलेंगे? भारत की शिक्षा व्यवस्था कुछ पटरी पर आएगी? देखिए, जो शिक्षा नीति जो आई है उसको मैंने बड़ा उस पर देखा, ध्यान से मैंने रिसर्च भी किया, पूरा पढ़ा भी। शिक्षा नीति बहुत अच्छी है, उसमें जो चीजें हैं, कुछ चीजें बहुत अच्छी है, कुछ चीजें गलत भी है, जिसके बारे में मैंने भी चर्चा किया था। मगर जो बहुत बेसिक चीजें हैं उसमें, जैसे मान लीजिए कि जो मुझे सबसे अच्छी चीज इसमें लगी कि हमारी जो लोकल भाषा है, हमारी जो अपनी भाषा है, कहीं ना कहीं हम इससे दूर हटकर, या मान लीजिए हमारे क्षेत्र में मगही है, बगल में भोजपुरी है, आगे मैथिली है, अंगिका है, तो कहीं ना कहीं जो हमारा दौर था जब हम स्कूल में थे, तो उस समय इंग्लिश मीडियम के ऊपर बड़ा जोर था, और हम इसके वजह से अपनी संस्कृति से, अपनी भाषा से, मैं खुद जब दिल्ली गया तब मुझे लगा कि मुझे मगही सीखना चाहिए, क्योंकि जहां पे मैं था वहां पे कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ लैंग्वेजेस था, बहुत सारे अलग अलग प्रदेश के लोग थे, और मुझे अपनी भाषा आती ही नहीं थी, क्योंकि हमें जो बचपन। ऋतुराज जी अभी मगही बोलते हैं, मगही बोलना जानते हैं? अब थोड़ा बहुत बोल ले ही, मगर उतना बढ़िया से ना बोल पावे ही, मगर समझ ले ही सब। मगर एक बार मगही में अभिवादन कीजिए सर, पूछता है बिहार को। ज्योत प्रकाश जी के और ज्योत प्रकाश जी के सब पूछता है बिहार के दर्शक के हम गोड़ लागी थी। हमार हार्दिक शुभकामना अपने सब के है कि अपने सब भी एकरा देखी, एकरा बढ़ावी। चैनल बढ़िया बा, बढ़िया है, युवा के चैनल है, या युवा लोग के लिए है, तो एकरा देखम से ठीक रहत। हम बहुत अच्छा से नहीं बोल पाते, हम उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि मुझे इस चीज बहुत खला ये चीज, क्योंकि जब हमारा जो परिवेश था, मेरे बाबा खुद शिक्षक रहे हैं, पिताजी भी पहले शिक्षक थे, शिक्षाविद, उसके बाद में वो, उसके बाद राजनीति में आए। तो हमारे घर में जो परिवेश था उसमें था कि हमें हिंदी सीखना है, अंग्रेजी सीखना है, मगही, मैथिली, भोजपुरी से। मगही से ज्यादा हमको अच्छा भोजपुरी आता था, क्योंकि मेरे पिताजी का जो क्षेत्र था स्नातक, वो शाहबाद के एरिया के ज्यादा लोग थे, तो मुझे ज्यादा इंटरेक्शन होता था, फिर भी थोड़ी बहुत मेरी भोजपुरी अच्छी थी। मगर जब मैं वहां गया, दिल्ली गया, तब मुझे लगा कि मुझे अपनी भाषा समझ में आनी चाहिए। तो इसीलिए शिक्षा नीति में जो बात आई है कि आपका अपना लोकल लैंग्वेज जो है, इसके ऊपर क्या होता है, देखिए, अगर अपनी भाषा से हम दूर हो जाते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि अच्छी चीज है, अगर हम अपनी भाषा से दूर हो जाते हैं तो बहुत सारी जो हमारी जो संस्कृति से जुड़ी या हमारे पुरखों की चीज जुड़ी हुई जो चली आ रही है, हम उन चीजों से भी कटते जाते हैं। गांव में कैसा एटमॉस्फेयर है, गांव में कैसी परंपरा है, हम इन सब चीजों से दूर होते जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम भाषा से हमारा जुड़ाव रहेगा तो हमारी जड़ों से जुड़ाव रहेगा, और जड़ से हम जुड़ी रहेंगे तो हम उन्नति करें। देखिए, किसी भी आप यूरोपियन कंट्री को आप देख लीजिएगा, इंग्लिश को वहां एज अ थर्ड लैंग्वेज यूज किया जाता है। इंग्लिश आता है, इंग्लिश जानते हैं, मगर उनकी पूरी पढ़ाई लिखाई जो होता है, पूरा कॉन्वर्सेशन जो होता है, उनकी भाषा में होता है। फ्रांस में अगर उनको पता भी है कि अंग्रेजी पता भी होता है, फ्रांस में इतना एक्सट्रीम है कि अगर आप अंग्रेजी में वाटर मांगते रहिएगा वो नहीं देंगे आपको, पानी उनके भाषा में नहीं बोलिएगा तो नहीं देंगे। तो ये मुझे लगता है बहुत अच्छा। और जो दूसरा शिक्षा नीति में एक चीज मुझे और बहुत अच्छी लगी, कई बार क्या होता है कि बहुत छात्र कई कारणों के वजह से, मेडिकल रीजन हो जाता है, पारिवारिक रीजन हो जाता है, फाइनेंशियल रीजन हो जाता है, पढ़ाई को छोड़ना पड़ता है। तो इसमें जो ये दिया गया है ग्रेडिंग सिस्टम की, पहले डिप्लोमा फिर सर्टिफिकेट, ये बड़ा एक अच्छा चीज है। मगर हाँ, दूसरी बात, इतनी अच्छी चीजों के बीच में एक बात और है कि इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचर ट्रेनिंग अगर सही तरीके से सरकार करेगी तभी शिक्षा नीति सफल होगी। अगर ये आप पटल पे नहीं करेंगे कुछ, तो शिक्षा नीति फेल हो जाएगी। नीति बहुत अच्छी है, मगर सरकार इसको कितना इंप्लीमेंट कर पाती है, ये देखने लायक बात होगी। जितने भी दर्शक कमेंट कर रहे हैं उन लोगों से मेरा होगा एक अनुरोध होगा कि आप अपना कमेंट हमें कमेंट बॉक्स में डाल दें। हम आपको लास्ट में है आपके सारे सवाल जो हैं हम ऋतुराज जी के सामने रखेंगे और वो बारी बारी से आपके जवाब देंगे। तब तक जो हमारा जो क्वेश्चन है तब तक हम पूछ लेते हैं, बाकी आप अपना भी सवाल जो है आप हमें कमेंट में डालते रहें। हम एक बार अंत में उसको ऋतुराज जी के सामने रखते हैं। सर, पूरे भारत में इस वक्त जो है चर्चा में है नेपोटिज्म। जी। वैसे में सर इससे राजनीति में क्या फायदा मिलता है और आपको कितना फायदा मिल रहा है जब आपके पिताजी बिल्कुल विधान पार्षद रहे, फिर सांसद रहे। देखिए, नेपोटिज्म को ऐसा है कि सिर्फ राजनीति में नहीं, हर फील्ड में है। अब मैं जिस फील्ड में मैंने जब शुरुआत किया वकालत में फर्स्ट जनरेशन लॉयर, मैं अपने परिवार से पहला वकील हूं।
मेरे परिवार में चाहे तो सारे इंजीनियर हैं या डॉक्टर हैं, मैं पहला वकील हूं, तो वकालत में भी मैंने इस चीज को फील किया है। तो फर्स्ट जनरेशन कोई भी लॉयर होता है या किसी भी जगह, कोई भी जगह, किसी भी फील्ड में आप चले जाइए, आज नेपोटिज्म है हर जगह, और नेपोटिज्म के कुछ फायदे भी हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। देखिए, अगर आप कहेंगे मुझे कितना फायदा हुआ, तो फायदा मुझे नहीं लगता है कि, हाँ मुझे एक रिकॉग्निशन, उनके नाम का एक रिकॉग्निशन है मेरे लिए, मगर मैं उनके कार्य क्षेत्र से बिल्कुल अलग कार्य क्षेत्र में काम कर रहा हूं। मेरे पिताजी विधान पार्षद में चुने गए थे, वो गया स्नातक क्षेत्र था, शाहबाद क्षेत्र था, और उसके बाद सांसद हुए जहानाबाद से। अगर हाँ कहीं ना कहीं आप इसको कह सकते हैं कि नेपोटिज्म जब होता है कि मैं अगर उनके कार्य क्षेत्र से आता या मैं उनकी पार्टी से आता, मैंने इसीलिए ना उनकी पार्टी में से मैं उम्मीदवार हूं, ना मैं उनके कार्य क्षेत्र में काम कर रहा हूं। एक रिकॉग्निशन मिलता है, एक प्लेटफॉर्म मिलता है, और मगर उससे ज्यादा मुझे नहीं लगता है कि कोई फायदा होता है नेपोटिज्म का किसी भी फील्ड में। अगर बहुत सारे, देखिए नेपोटिज्म का अगर जो चर्चा है, एक इस पे भी है कि सिर्फ राजनीति में नेपोटिज्म के ऊपर चर्चा होती है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट जजेस को उठा के देख लेंगे तो कोई मुश्किल से 10% मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जजेस होंगे जिनके कोई पीछे बैकग्राउंड में कोई सुप्रीम कोर्ट का जज या हाई कोर्ट का जज नहीं हुआ हो। ये हर फील्ड में, डॉक्टर के सारे आप उठा के देख लीजिए, सारे डॉक्टर्स के बाल बच्चे डॉक्टर ही होते हैं। तो एक देखिए, एक्सपीरियंस का अगर हम सही तरीके से यूज करें, और दूसरा चीज एक और है नेपोटिज्म का, कि अगर मैं उनके सारे अनुभव को लेकर अगर मैं सही तरीके से उस चीज को ना करूं तो मैं कितना आगे जा सकता हूं। कई पीढ़ियां, कई लोग आए जो राजनीतिक परिवार से थे, जो अपने बाप दादाओं के विरासत को आगे नहीं ले जा पाए क्योंकि उनमें वो खूबियां नहीं थी। अगर मुझ में वो खूबी होगी तो शायद मैं आगे जा पाऊंगा, अगर मुझ में वो खूबी नहीं होगी तो, क्योंकि डेमोक्रेसी में, खासकर राजनीति में, नेपोटिज्म मुझे लगता है कि कुछ ज्यादा मायने नहीं रख सकता है। अगर आप जनता आपको लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी का ये बिल्कुल ये सबसे अच्छा चीज है, इतना खूबसूरत चीज है अपने डेमोक्रेसी का, कि आप किसी भी परिवार से हो, अगर आपको जनता पसंद करेगी तभी आप चुने जाएंगे। आप कुछ भी कर लीजिए। अब वो दौर गया बूथ लूटने का या इन्फ्लुएंस करने का। अब लोग सजग हैं, सतर्क हैं, लोग अपने राइट्स को जानते हैं, लोग उम्मीदवारों को भी जानते हैं कि वो कौन है, कहां से आ रहे हैं, तो सब कुछ अब पता होता है। अब ये इंफॉर्मेशन युग है, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई नेपोटिज्म से खास फर्क पड़ता है। एक हाँ, आपको स्पेस मिल सकता है, मगर उस स्पेस को अगर मैं सही तरीके से नहीं यूटिलाइज करूं, ये सिर्फ मेरे ही फील्ड में नहीं है। अगर बहुत बड़े बड़े मैंने बिग शॉट्स लॉयर और जजेस के बाल बच्चों को सुप्रीम कोर्ट में धूल खाते देखा है, तो ऐसा नहीं है। हर फील्ड में अगर आपको अपनी मेहनत से अपना मुकाम बनाना पड़ता है, इसलिए नेपोटिज्म देखिए हर फील्ड में अगर चर्चा हो तो हर फील्ड में हो, और इस फील्ड में तो खास करके पॉलिटिक्स में नेपोटिज्म पब्लिक के ऊपर है। पब्लिक अगर एक्सेप्ट करती है तो भाई वेल एंड गुड, अगर पब्लिक ने एक्सेप्ट करती है तो आप भी आएंगे, चले जाएंगे, कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। सर, एक वकील के रूप में प्रशांत भूषण मानहानि केस को कैसे देखते हैं? देखिए, प्रशांत भूषण इसमें मार्टियर बनना चाहते थे, शहीद होना चाहते थे। मेरा मानना सिंपल ये है, कोर्ट की भी एक गरिमा है, कोर्ट को आपको एक गरिमा के तौर पर आपको उसको इज्जत देना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एक चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। हर चीज में हम हर चीज पे सवाल जजेस के ऊपर भी नहीं उठा सकते हैं। किस प्रकार से जुडिशरी कितने प्रेशर में काम करती है, ये जो वकील हैं वही समझ सकते हैं। अगर ये प्रशांत भूषण साहब पहले तो पूरा कह रहे थे कि हम माफी नहीं मांगेंगे, मगर जब आज जजमेंट जब आया, उसमें आपने भी देखा होगा था कि अगर ये 1 रुपए का फाइन नहीं देंगे तो 3 महीने की जेल और 2 साल के लिए डिबार कर दिया जाएगा इनको। तो अगर आपको इतना ही माफी नहीं मांगना था, इतना ही इन्होंने कहा कि आई एम नॉट नाथूराम गोडसे, आई एम फॉलोअर ऑफ गांधी, आप अपने आप को गोडसे और गांधी से कंपेयर करने लगे, तो एक मैं सिंपल चीज मैं आपके माध्यम से जनता को बताना चाहता हूं कि 1 साल पहले इन्होंने इसी तरह का डिफेमेटरी एक ट्वीट किया था बाबा रामदेव के ऊपर। जब डिफेमेशन का सूट फाइल हुआ तुरंत माफी मांग लिए। जब इतनी ही इंटीग्रिटी के व्यक्ति हैं, इतना ही इनके अंदर क्या कहते हैं, आत्मबल है कि भाई हम झुक नहीं सकते, किसके सामने आप झुक रहे हैं? भाई कोई सुप्रीम अथॉरिटी है, आपने उसके ऊपर सवाल उठाया है, गलत सवाल उठाया है, तो आपको झुकना तो पड़ेगा जहां आप गलत है। सुप्रीम कोर्ट तो मैं तो कहता हूं इन्होंने सस्ते में छोड़ दिया सुप्रीम कोर्ट पे इनको। सुप्रीम कोर्ट को इनको सही में डिबार करना चाहिए था। ये देखिए, इस तरह के विवादास्पद बयान देने में इनका पुराना रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट में जहां इनका चेंबर है उसके 2 फ्लोर ऊपर ही मेरा चेंबर था, तो वहां इनको हमने, जब इन्होंने कश्मीर के ऊपर दिया था बयान, उस समय हमने इनको पिटते हुए भी देखा है। तो ये इनके सुर्खियों में बने रहने का जो इनका एजेंडा है, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सही डिसीजन दिया, ना इनको मार्टियर बनने दिया और ना इनको बहुत वाहवाही लूटने दी। अगर इनको मार्टियर बनना ही था तो भाई नहीं देते फाइन, काहे देने के लिए तैयार हुए?
सर अब पुनः आपके स्नातक क्षेत्र पे आते हैं और जो जी चुनाव होने वाला है उस पर आते हैं। क्या एजेंडा रहने जी वाला है इस बार के स्नातक मतदाताओं के लिए? देखिए, मेरा एजेंडा बहुत सिंपल है। मैं जॉब 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 नहीं करने आया हूं, जो संभव है उसी के ऊपर बात करने आया हूं। यहाँ सबसे जरूरी, हाँ, उसी के ऊपर मैं आ रहा हूं जोत जी। देखिए, सिंपल सा है। अभी जो वर्तमान में, आपसे पहले भी एक बार चर्चा हुई थी तो मैंने कहा था, वर्तमान में जो हमारे विधान पार्षद हैं, मंत्री भी हैं, 12 साल से लगातार इस सीट पे हैं, जो सबसे बड़ी समस्या स्नातकों के लिए क्या है? शिक्षा। शिक्षा से और रोजगार से बड़ा कोई मुद्दा नहीं है। रोजगार के ऊपर मैं बाद में आऊंगा, मगर पहले जो है शिक्षा। हम पटना में, चलिए फिर भी बहुत बेटर तो नहीं, कुछ बेटर है। बाकी जो 2 जिले हैं नालंदा नवादा से, नवादा इतना बड़ा एरिया है, नवादा में एक भी आज तक पीजी का कोर्स खुलवा नहीं पाए हैं हमारे पार्षद साहब। तो मेरा सबसे पहला मेन एजेंडा है नवादा में पीजी की कोर्स की पढ़ाई शुरू होना। क्योंकि देखिए, नवादा से क्या होता है, बच्चों को पटना आना पड़ता है या गया जाना पड़ता है। अब इसमें कई महिला छात्र भी हैं जो जाना जिनके लिए संभव नहीं है, पढ़ना चाहते हैं मगर वो पढ़ नहीं पाते हैं। और ये मेरा एक और, इसमें यही मुद्दा मेरा हमेशा, मैं जनता के बीच में गया तो मैंने एक और चीज था कि अगर अब स्नातक की सीट, एक तो मुश्किल से 7 राज्यों में स्नातक की सीट है, हम खुशनसीब हैं कि स्नातकों के लिए एक अलग से ये प्रतिनिधित्व का मौका दिया जाता है, और उसमें भी इस सीट को आप जनरल विधायक की सीट की तरह बना दें और नली गली बेंच चापाकल इसी में अगर आप घुमा के रख दें पूरे आप 12 साल, तो क्या फायदा है स्नातकों के लिए? स्नातकों के लिए आपने क्या किया, मेरा सवाल ये है। तो मेरा जो एजेंडा है सबसे पहले कि पीजी के पढ़ाई के लिए मैं आवाज उठाऊंगा। दूसरा चीज है, स्नातकों के लिए क्या होना चाहिए कि अब संभव तो नहीं है हर प्रखंड में, कम से कम हर जिले में आप एक अच्छा रीडिंग रूम बनाते, वाचनालय बनाते, पुस्तकालय बनाते, जहां पे जो तैयारी कर रहे हैं छात्र उनको सुविधा हो। पटना आके पढ़ाई करना हर छात्र के लिए संभव नहीं है। पटना के आसपास के लोग भी आकर यहाँ पटना में रहना पढ़ना कितना महंगा है छात्रों को, क्योंकि मैं खुद उस मुसीबत को झेल चुका हूं पुणे जाकर। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर पढ़ना और कई तरह की मुश्किलें आती हैं, उन चीजों को मैं झेल चुका हूं, तो मैं जानता हूं छात्रों के। और जो ग्रामीण परिवेश के जो छात्र हैं, जिनके परिवार बहुत आप कह लीजिए संपन्न नहीं है, उनके लिए तो और भी डबल मुश्किल हो जाता है कि वहां से आके यहाँ पढ़ाई करने के लिए। तो मेरा ये 2 मुख्य मुद्दा है। और दूसरा मुद्दा है रोजगार का। देखिए, रोजगार में क्या है स्नातकों के लिए कि मैं कह रहा हूं जॉब 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 क्रिएट हो जाए फट से। स्नातकों के लिए ऐसे हो सकता है, बिहार सरकार चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है, मगर एक जो सिंपल स्कीम है कई राज्यों में, ये स्नातक से जुड़ा हुआ एक स्कीम है कई राज्यों में, एक बेरोजगारी भत्ता, इसको मैं कॉमन लैंग्वेज में कह दूं तो बेरोजगारी भत्ता है। ऐसे कई जगह इसको प्रोत्साहन राशि भी कहा जाता है, कई जगह इसको सीएम फंड की भी, ग्रेजुएट सीएम फंड भी कहा जाता है। आपका ये राजस्थान में दिया जाता है, हरियाणा में दिया जाता है, छत्तीसगढ़ में दिया जाता है। सर बेरोजगार यहाँ पे ज्यादा है इसलिए शायद बेरोजगारी भत्ता का नाम दिया गया है। वहां पे बढ़ने के मौके दिए जा रहे हैं इसलिए प्रोत्साहन राशि दिए जाते होंगे। बात आपकी सही है, मगर बिहार में भी आपको बता दूं मैं तो जो जी बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है 10+2 के बाद यहां भी बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है, मगर मात्र 1,000 रुपए का, और वो भी 2 साल तक। अब 1,000 रुपए में 1,000 रुपए में कितना प्रोत्साहन, कितना पढ़ाई छात्र कर पाएगा, ये आप भी समझ सकते हो। और ये स्कीम बिहार में, ऐसा नहीं कि बिहार में पहले नहीं था, 1960-70 के दशक में स्कीम को शुरू किया गया था, उसके बाद पता नहीं किन कारणों से इसको बंद कर दिया गया। और इसीलिए मैं कहता हूं 7 राज्यों के बारे में मैं इसलिए बताता हूं कि ऐसा नहीं है कि ये संभव नहीं है, ये संभव है। आप दे सकते हैं, आप कई प्रकार की योजनाएं चलाते हैं, अगर आप सही सुचारू रूप से करेंगे तो एक छात्रों को एक इनिशिएटिव मिलेगा इससे पढ़ाई करने का। दूसरा एक और चीज इसमें मैं कह रहा हूं कि प्रोत्साहन राशि के लिए बिहार सरकार क्या करती है कि जो आपके जो जनरल कैटेगरी के छात्र नहीं हैं, उनको एक लोन स्कीम उनके लिए है बिहार में। 10 लाख रुपए तक का लोन मिलता है, जिसमें 5 लाख नॉन ईएमआई है, 5 लाख इंटरेस्ट फ्री है, और बहुत ही सुविधाजनक वो लोन है। तो ऐसा नहीं है कि छात्रों को लोन बिहार सरकार नहीं देती है। मेरा कहना है कि बिहार सरकार ये सब छात्रों के लिए कर दे, कास्ट बैरियर और इसको इकोनॉमिक बेस कर दे बिहार सरकार, इसको इकोनॉमिक बेस करके, और बिहार सरकार देती है तो इस चीज को दे। क्योंकि अगर जब आप नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, आप सुचारू रूप से नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, आप भत्ता नहीं दे पा रहे हैं, तो कम से कम एक आप जो आजकल हो गया है वोकल फॉर लोकल और आपका आत्मनिर्भर भारत होने की बात होती है। कल प्रधानमंत्री जी ने कहा कि टॉय इंडस्ट्री बने,
हम लोकल ब्रीड्स के डॉग्स को लाए। तो इस तरह के भी इनिशिएटिव के लिए, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के लिए आप छात्रों को एक लोन स्कीम दीजिए। आप अगर, और सबसे बड़ा देखिए, बिहार में सबसे बड़ा जॉब जनरेशन कहां से होता है? सरकारी विभाग से जितने भी ये निकलते हैं। मगर इसमें भी क्या है कि छात्र तैयारी करते हैं। अब क्योंकि मैं इस चीज को ही मैंने नजदीक से देखा है, सुप्रीम कोर्ट में मैं था, तो 2002 का दरोगा बहाली के छात्र 2015 में हमारे पास केस लेके आए थे कि अब फिजिकल कराने की बात हो रही है। तो आप खुद समझ सकते हैं सर। आपके जी जी आपके सामने बिहार सरकार के मंत्री रहेंगे और आप नई नवेली राजनीति के गुर सीख रहे हैं, और ऐसे में चुनाव कितना कठिन होगा आपके लिए? देखिए, नए नवेले राजनीति के गुर तो नहीं सीख रहे हैं। अभिमन्यु भी सारे चक्रव्यूह तोड़ने के लिए अपनी माँ के पेट में ही सीख गए थे। हमारे तो दादा के समय से राजनीति हम लोग को सिखाया जा रहा है। सिखाया रहे कि देख के हम लोग सीख रहे हैं। बाबा 96 वर्ष की उम्र में भी आज भी शिक्षकों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। राजनीति हमारे लिए कोई अलग नहीं है। और राजनीति देखिए बिहार के हर बच्चे के खून में है, मुझे लगता है, क्योंकि हम जब कॉलेज में भी थे तो सबसे ज्यादा पॉलिटिकली कोई एक्टिव जो होते हैं लोग, वो यूपी बिहार के बच्चे होते हैं। तो हम राजनीति से अछूते नहीं है। और दूसरी चीज है कि केजरीवाल भी जब दिल्ली में आए थे तो सबको इनको नया नवेला समझ रहा था। आपके इंदिरा गांधी को जब राजनारायण जी ने हरा दिया था तो उनको भी इसी तरह, उनके सामने तो प्रधानमंत्री थी। तो राजनीति और डेमोक्रेसी का, फिर से इसलिए कहता हूं डेमोक्रेसी इतना हमारे देश का इतना खूबसूरत है कि इसमें कोई भी व्यक्ति उठ के आ जाए और बड़े से बड़े गोलायत को पटक सकता है। तो ऐसा चीज नहीं है। और राजनीति, देखिए राजनीति कोई सीखने की चीज नहीं है। राजनीति में सिंपल सी चीज है कि सही चीजों के लिए आप आवाज उठाएंगे, सही तरीके से आप काम करेंगे तो जनता आपको पसंद करेगी, आपको वोट देगी। चाहे सामने मेरे मुख्यमंत्री जी हों या मंत्री जी। मेरे पिताजी जिस सीट पे लड़े थे और पहली बार स्नातक का चुनाव जीते थे 93 में, तो उनके सामने 5 बार के कद्दावर कांग्रेस के नेता रंजीत बहादुर जी थे, जिनसे मेरे दादाजी भी चुनाव हारे थे। और मेरे पिताजी निर्दलीय चुनाव लड़के स्नातक क्षेत्र से जीत के गए थे। तो हमारा तो विरासत में है कद्दावरों को हराने का। तो देखिए सर, आप जो जीत का दावा कर रहे हैं उसमें क्या गणित समझा जाए? बिहार जो 12 साल का इनका कामकाज है, या फिर आपके जो रोड मैप है या जो आप दावे कर रहे हैं उसको समझा जाए? देखिए, मैं कोई दावा नहीं कर रहा हूं। मैं कहीं भी जाता हूं, चुनावी सभा में भी 1 साल से जब घूम रहा था या कहीं भी किसी से बात करता हूं, मैं कोई दावा नहीं कर रहा हूं। मेरा सिर्फ एक ही बात है कि मैं जिस पद के लिए चुना जाऊंगा उस पद से जुड़ी बातों को कम से कम उठाऊंगा। कोई मेरा गणित नहीं है, कोई जात इक्वेशन मैं नहीं बिठा रहा हूं इसमें। एक तो देखिए, आपका मगर ये पॉइंट बिल्कुल सही है कि इनके 12 वर्ष का जो कार्यकाल है सबके सामने है, इन्होंने क्या किया ये सबके सामने है। मगर एक चीज जरूर है कि जो स्नातक हो, स्नातक में सबसे ज्यादा शिक्षक हैं। शिक्षकों के साथ इनका क्या रवैया था और आज शिक्षकों का क्या मिजाज है, आप इस चीज को खुद जानते हैं। शिक्षकों के ऊपर आएंगे सर, शिक्षकों के ऊपर आएंगे। नीरज जी के 12 सालों के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? वो तो मैं आपको पहले भी एक बार आपने इंटरव्यू कहा था तो मैंने कहा था नेगेटिव में इनको नंबर मिलेगा। इनको तो 0 भी नहीं, नेगेटिव में है, क्योंकि कुछ किया ही नहीं है स्नातकों के लिए, शिक्षकों के लिए। अब आप कॉलेजेस में आप कह दिया हमने स्नातकों के लिए क्या किया, तो कॉलेज में चापाकल लगवा दिया, बाउंड्री बनवा दिया, बेंच दे दिया। इससे स्नातक को क्या फायदा होगा? ये तो जो स्नातक हो गए उनके लिए समस्या है, लेकिन जो स्नातक की पढ़ाई कर रहे हैं, जो ग्रेजुएट हो रहे हैं, बिहार में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, या फिर पटना यूनिवर्सिटी की बात करें, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी, या फिर नवादा नालंदा में भी बहुत सारे यूनिवर्सिटी है। वैसे यूनिवर्सिटियों में ग्रेजुएशन की डिग्री सर 4 से 5 साल में दी जाती है। तो 3 साल का कोर्स 6 साल में, 3 साल के कोर्स 6 साल में पूरे होते हैं ज्योति जी, कहीं कहीं तो। अब पटना यूनिवर्सिटी का मैं देखिए पहले बोलना भूल गया, पटना यूनिवर्सिटी इतना पुराना यूनिवर्सिटी है। और पटना यूनिवर्सिटी क्या, बिहार में आपका नैक ग्रेडिंग का कोई भी कॉलेज A+ या A कैटेगरी का भी नहीं है। पटना यूनिवर्सिटी का 100 साल पूरा हो गया और A कैटेगरी में नहीं है पटना यूनिवर्सिटी। जी बिल्कुल, मैं खुद पटना यूनिवर्सिटी का छात्र हूं, पटना कॉलेज का छात्र हूं, और सी ग्रेडिंग पाया है मेरा कॉलेज। शर्म होता है, लेकिन फिर भी जो सच है उसे तो बोलना है। मैं आपको एक और मैं उदाहरण बताता हूं। कल ही मैं पिताजी से बात कर रहा था तो यूनिवर्सिटी के ऊपर ही चर्चा हो रही थी, उनके दौर की चर्चा हो रही थी। उन्होंने बताया मुझे, जो मतलब आश्चर्यजनक था, कि उनसे भी पहले, मतलब आप समझ लीजिए जेपी आंदोलन से पहले, मतलब 60 के दशक में जो पटना कॉलेज से में जो इंटर के जो विद्यार्थी होते थे, जो टॉप 60 विद्यार्थी होते थे, उनके मार्क्स बेसिस। आवाज आ रही है? जी 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 बोलिए।
उनके मार्क्स बेसिस पे ही उनको इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, साइंस कॉलेज में उनका एडमिशन हो जाता था। और साइंस कॉलेज का इतना अच्छा सिस्टम था कि यहाँ से बड़े बड़े कंपनियां आके ले जाती थी, लोगों का यहाँ से डिमांड था। मगर आज जो स्थिति है पटना कॉलेज का या साइंस कॉलेज का या बीएन कॉलेज का, किसी से छुपा हुआ नहीं है। एक भी कोई इंडस्ट्री, अब पटना में आपको मैं बता दूं, ये तो हो गया, अभी प्रोफेशनल कॉलेजेस खुला है आपका, यहाँ निफ्ट खुला है, सीएनएलयू है, लॉ के लिए है। हम लोग 2006 में पहला बैच था, शायद 2006 या 7 में ही हुआ था, क्योंकि मैं 2006 में मैं पुणे गया था लॉ की पढ़ाई के लिए, उस समय पहला बैच था लगता है सीएनएलयू का। यहाँ जो परिस्थिति है, यहाँ कितने बाहर से कंपनियां आती हैं, आईटी खुला है आपके बगल में, यहाँ पे कितनी कंपनियां आती हैं रिक्रूटमेंट के लिए, एनआईटी है, कितनी कंपनियां आ रही हैं रिक्रूटमेंट के लिए। आप पटना कॉलेज तो छोड़ दीजिए, अभी जो प्रोफेशनल कॉलेजेस खुल गए हैं, अब एक थोड़ा बेटर कंडीशन में मुझे लगता है साउथ बिहार यूनिवर्सिटी है, मगर रियलिटी पता नहीं, मैं बहुत ज्यादा नहीं जानता, मगर मुझे जो लगता है बाकी कॉलेजेस से थोड़ा उसका बेटर परिस्थिति है। तो यहाँ तो हमारा मतलब, आप अगर और पीछे जाके देखिए तो नालंदा तेल्हाड़ा यूनिवर्सिटी, मतलब जहां बाहर से लोग पढ़ने आते थे, पूरे आपका साउथ ईस्ट एशिया से, यूरोप से लोग यहाँ पढ़ने आते थे, और आज ये स्थिति है कि बिहार के छात्र यहाँ पढ़ना नहीं चाहते हैं, सारे के सारे बाहर चले जाते हैं। तो आप जो ये कह रहे हैं 3 का 5 साल, यहाँ 3 का तो 6 साल हो जाता है, और छात्रों का उम्र इसमें चला जाता है। बहुत सारे कॉलेजों में तो सर बराबर क्लास भी नहीं चलते हैं, ये भी मामला सामने है। क्लास तो चलते ही नहीं है जो जी, तो आपसे भी नहीं छुपा है, हमसे भी नहीं छुपा है। अब पटना यूनिवर्सिटी का जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने पढ़ा कि पटना यूनिवर्सिटी में कैंटीन तक नहीं है सुचारू अभी तक। कैंटीन के वजह से भी उनका नैक ग्रेडेशन में उसको बी में रखा गया है। मतलब इतना बड़ा यूनिवर्सिटी, इतना पुराना यूनिवर्सिटी, और कैंटीन तक नहीं है अपने आप में। आप क्लास तो कह लीजिए कि भाई अब प्रोफेसर्स की बहाली नहीं होती है। अभी मेरा भाई है, मोसेरा भाई है, छपरा में इंजीनियरिंग कॉलेज में, उसका वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे उन लोगों की बहाली की गई है, और वो पैसा भी बिहार सरकार नहीं दे रही है, वो पैसा भी केंद्र सरकार दे रही है। केंद्र सरकार के पैसे से यहाँ आप कह लीजिए टेम्पररी बेसिस पे प्रोफेसर्स को हायर किया जा रहा है। तो किस प्रकार की पढ़ाई होगी और किस प्रकार के क्लासेस होंगे, उसमें मेरा भाई जो बताता है कि लोग वहां एडमिशन ले लेते हैं क्योंकि सस्ता है, और उसके बाद वो पटना जाके तैयारी करते रहते हैं किसी बेटर कॉलेज में हो जाए, जबकि सारी सुविधा है वहां प्रोफेसर्स भी अब सारे केंद्र के पैसे पे वहां पर आ गए हैं। सर क्या लग रहा है कि एक एमएलसी होने के नाते यदि एमएलसी कोई बनता है या फिर यदि आप बनते हैं तो रोजगार के लिए कोई ठोस चीजें हैं या फिर कोई कदम है जिसे उठा करके बिहार में जितने भी स्नातक है बेरोजगार हो गए उन्हें रोजगार देने की जरूरत है, और कैसे दिया जाए, इस पर कुछ बात? देखिए, 2 इंडस्ट्री मुझे लगता है, स्नातक से जुड़ा नहीं, मैं ओवरऑल मेरा जो अपना सोच है, बिहार में 2 मतलब अपने यहाँ जिस तरह का हमारा जो ऐतिहासिक गौरव है, हमारे पास इतना बड़ा ट्रेजर है, हमसे छोटा कंट्री है, बिहार से भी छोटा, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, बिहार राज्य से भी छोटा कंट्री है ग्रीस। और जब मैं वहां पे गया था मैंने देखा वो पूरा का पूरा देश टूरिज्म के ऊपर है, और उनका इतना बड़ा इतिहास नहीं जितना हमारा बड़ा इतिहास है, और हमारे यहाँ सैलानी आते हैं। हमारा बुद्ध सर्किट इतना बड़ा है, बुद्ध सर्किट के अलावा भी हमारे यहाँ इतने सुंदर सुंदर, नवादा में इतना सुंदर है ककोलत का जलप्रपात, पहाड़ का इतना अच्छा है, गया में हमारा विष्णुपद है, हर साल मेला लगता है, और पटना में इतना कुछ है। मगर अब देखिए, अब गोलघर है, गोलघर ढह रहा है, मगर बन क्या रहा है, सभ्यता द्वार। तो अगर 3 साल से बंद है जी, अब बन क्या रहा है, सभ्यता द्वार। सभ्यता द्वार से ज्यादा अच्छा है कि जो आपका ऐतिहासिक चीज है उसको आप डेवलप कीजिएगा, ज्यादा अच्छा वो है कि सभ्यता द्वार बनाने से कोई फायदा होगा? सभ्यता द्वार कोई देखने आएगा कि आपका गोलघर देखने आएगा? तो मेरे हिसाब से 2 इंडस्ट्री पे अगर बिहार सरकार काम करे, एक तो टूरिज्म इंडस्ट्री है और दूसरा एजुकेशन इंडस्ट्री। पुणे जहां हम लोगों ने पढ़ाई करी, पुणे आप कह लीजिए कि अभी ऑक्सफोर्ड है इंडिया के लिए, इतने कॉलेजेस हैं, इतने यूनिवर्सिटी हैं, और उस पूरे शहर का इकोनॉमी पढ़ाई के ऊपर बेस्ड है, छात्र आते हैं। क्योंकि इसीलिए मैं कह रहा हूं, अगर बिहार में एजुकेशन इंडस्ट्री को, सरकारी सिस्टम को या प्राइवेट छोड़ दिए, प्राइवेट तो इनिशिएटिव कोई लेगा ही नहीं क्योंकि जो इस प्रकार का यहाँ स्थिति है, सरकारी कॉलेजेस जो पहले से हैं, अगर उसको यूनिवर्सिटीज को हम दुरुस्त कर दे तो ये रिवर्स पलायन होगा, एक लोग वापस आएंगे। आज जो लोग बाहर जा रहे हैं, और इससे क्योंकि कॉलेजेस आने से देखिए क्या होता है, किसी भी शहर में कॉलेज यूनिवर्सिटी बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से चलता है तो वहां का पूरा इकोनॉमी उसके ऊपर बेस हो सकता है। उससे आपका टिफिन इंडस्ट्री हो सकता है, छोटा छोटा मैं बता रहा हूं एग्जांपल, आपका वहां लॉज, रेंट, ऑटो इंडस्ट्री, मतलब सब तरीके की चीज आपका, आप क्योंकि पटना यूनिवर्सिटी के आसपास के इलाके में आप देख लीजिए किस पे सबकी जीविका चलती है। इतने सारे लॉज है,
इतना सारा रेंट पे वहां पे घर मिलते हैं, टिफिन मिलता है होटलों से, तो वो पूरा का पूरा किसके ऊपर बेस्ड है? आपके एजुकेशन के ऊपर बेस्ड है। तो अगर किसी भी जगह हम सबसे और स्नातक से जुड़ा हुआ चीज है, हर जगह अगर हम कॉलेजेस को दुरुस्त कर दे, अच्छे यूनिवर्सिटीज खोल दे, तो एक अपने आप में वहां पे इंडस्ट्री सेटअप हो जाएगा, वहां की इकोनॉमी दुरुस्त हो जाएगी। तो ये अगर 2 इंडस्ट्री पे बिहार सरकार काम करे, और मेरा भी है कि अगर मैं चुन के जाऊंगा तो मैं इन 2 चीजों को ऊपर बात उठाने की कोशिश करूंगा, और डेवलप हो सकता है क्योंकि हमारे पास चीजें हैं। अगर हम डेवलप करेंगे, जब बोधगया आपने इतना नहीं सुविधा दिया है, फिर भी इतने सैलानी बाहर से हर साल आ रहे हैं, तो अगर आप उसको डेवलप कर दीजिएगा, नालंदा, नवादा, पूरा गया को आप, सर्किट को आप डेवलप कर दीजिएगा, पटना को, तो इतना जॉब क्रिएशन होगा। शेरशाह सूरी के टाइम का रोहतास में इतना बढ़िया किला है। आप राजस्थान चले जाइए, राजस्थान का पूरा इकोनॉमी बेस्ड है, इसके ऊपर सर्विस इंडस्ट्री के ऊपर बेस्ड है, टूरिज्म के ऊपर बेस्ड है। छोटे छोटे किलाओं को उन्होंने इतना अच्छे से डेवलप कर रखा है, और हमारे यहाँ तो सब कुछ होते हुए भी हम उसको ध्वस्त कर रहे हैं। बिल्कुल सर, टूरिज्म की तो अपार संभावनाएं हैं बिहार में, और शिक्षा की जब बात की तो एजुकेशन का भी जो एजुकेशन आप अगर देख लीजिएगा, पूना में 80% बच्चा बिहार से है। जी सर, नियोजित शिक्षकों की जो बात कर रहे थे, नियोजित शिक्षक का जो मामला सामने आ रहा था, इसमें सर दोषी कौन है? सरकार तो कर रही थी कि हमने टर्म्स कंडीशन लगाया था, टर्म्स कंडीशन के साथ आप जुड़े थे, फिर क्या परेशानी है, क्यों समस्या आ रही है? टर्म्स कंडीशन लगाया था? कैसा टर्म्स कंडीशन लगाया था? आर्टिकल 39D और 41 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का सीधा कहता है कि कोई भी व्यक्ति उठा के पढ़ेगा तो उस चीज को समझ जाएगा। सीधा उसमें कहा जाता है सामान्य काम के लिए सामान्य वेतन। आप नियोजित से वो सारा काम करवाइए। नियोजित ही क्यों, टेट से जो लोग जाते हैं, जो NIOS DLD से जो लोग जाते हैं, आप सारा काम करवाइए। आप शिक्षक का जो परमानेंट बहाली वाला होता है, और आप उसको सैलरी 2 तरह का दीजिए, कहां का इंसाफ है? आपको मतगणना करवाना है, आपको चुनाव करवाना है, आपको जनगणना करवाना है, आपको टॉयलेट का सर्वेक्षण करवाना है, आपको मिड डे मील चलवाना है, आपको पोशाक वितरण करवाना है, आप सारा काम उनसे करवाइए। अगर आप ही के स्टूडियो में मैं अगर कह दूं, जैसे आपका पूछता बिहार में अगर आप 2 एंकर हैं और दोनों को सेम काम के लिए जितना आप काम कीजिए, जितना दूसरा व्यक्ति काम करे, और दोनों को अलग अलग राशि मिलेगी, तो एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट शुरू होगा कि नहीं? एक कुंठा आएगी ही कि नहीं? और जब शिक्षक ही जो समाज का निर्माता होता है, शिक्षक ही कुंठित हो जाएगा, शिक्षक ही जब रहेगा अपने आप में डिप्रेस, तो क्या पढ़ाएगा? कैसा समाज निकालेगा? कैसी जनरेशन? कुंठित पीढ़ियां निकलेंगी। अगर हमारे आप सबसे ज्यादा आपको कौन सिखाता है आज, और खास करके आज के परिवेश में? माँ बाप के पास इतना समय नहीं है, सब कुछ शिक्षक सिखाता है हमें। आज मैं भी बहुत कुछ हूं, तो मेरे पीछे बहुत शिक्षकों का हाथ है, तब मैं आपके सामने इतने अच्छे से बेबाकी से अपनी बात को रख सकता हूं, या मैंने वकालत किया या पढ़ाई करके जिरह करना सीखा, तो शिक्षकों का हाथ है इसके पीछे। अगर मुझे अच्छे शिक्षक नहीं मिलते, और ऐसा नहीं है कि भाई कोई अलग से सिस्टम क्रिएट हुआ था, पहले भी तो यही शिक्षकों, यही विद्यालयों में पढ़ के, इन्हीं शिक्षकों से पढ़कर यहाँ आज जो मुख्यमंत्री भी है इन्हीं विद्यालयों से पढ़कर आए हैं ना। तो अगर आप सेम काम के लिए, जी एक समय हो गया सर, छोटे से ब्रेक 30 सेकंड के लिए हम रुकेंगे। आज के जो स्पॉन्सर्ड वीडियो को चलाया जाए। जी जी जी। कुछ ही लोग हैं जिन पे आप करते हैं आंख बंद करके भरोसा। हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है जब आप हम पर करते हैं आंख बंद करके भरोसा। AST आई हॉस्पिटल्स। कुछ ही लोग हैं जिन पे आप करते हैं आंख बंद करके भरोसा। हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है जब आप हम पर करते हैं आंख बंद करके भरोसा। पुनः स्वागत तमाम दर्शकों का, आपका भी। और इस तरह के यदि आप हमारे कार्यक्रम के बीच में यदि आप प्रचार देना चाहते हैं, तो हमारे जो मैसेंजर पे आकर के संपर्क कर सकते हैं, या पेज में कॉल में सीधा आप आकर के हमसे बातचीत कर सकते हैं। सर पुनः ऋतुराज जी स्वागत है। जी 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 जी, धन्यवाद। बिहार
बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में सर किस युवा नेता में आप भविष्य की संभावनाएं देखते हैं? देखिए किसी बहुत सारे नेता हैं ना सर बिहार में। देखिए हम तो जिस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं हम तो, और जो लोग हमसे पूछते भी हैं कि आप किसको समर्थन करेंगे, मैं तो बड़ी बेबाकी से कहता हूं कि किसी एक व्यक्ति पे केंद्रित राजनीति नहीं करनी चाहिए या नहीं किसी एक व्यक्ति पे देखना चाहिए। आज चाहे मेरे पिताजी की पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, आप पार्टी या व्यक्ति विशेष पे आप मत जाइए, आप हर सीट पे आप कैंडिडेट को आंकिए। अगर आप बदलाव चाहते हैं तो आप हर सीट पे कैंडिडेट को आंकिए और उनसे सबसे पहला मेरा तो कहना रहता है कि प्रश्न पूछिए कि आप शिक्षा को लेकर बिहार में क्या आप कर सकते हैं। जो शिक्षा और शिक्षकों के लिए कुछ करे बिहार में, आप उसी को लाइए। एक नई नवेली आई है सर, पुष्पम प्रिया चौधरी लेट्स ओपन बिहार कर रही है 30 ईयर लॉकडाउन। जी सर एक प्लूरल्स पार्टी का गठन हुआ है, पुष्पम प्रिया चौधरी आई है, लंदन से आई है सर, बिहार बदलने की बात कर रही है, लेट्स ओपन बिहार का नारा दे रही है। ठीक है, अच्छा है, लेट्स ओपन बिहार, शुभकामना उनको। मगर देखिए उनका जो मैंने एक इंटरव्यू सुना उसमें देख रहे हैं सर जी, उनका जो मैंने इंटरव्यू, अब देखिए अभी तो बस हम उनका एक इंटरव्यू देखे, उसमें जो उन्होंने बात रखी उससे कुछ क्लियर नहीं हुआ। कुछ मुझे नहीं लगा कि आप कह रहे हैं पॉलिसी हम चेंज करेंगे, सारे पॉलिसी मेकर यहाँ हैं, उनको पूरा हटा के पूरा रिवैम्प करना पड़ेगा, तो वो कैसे करेंगे इन्होंने नहीं बताया। अगर वो कैसे पे अगर आ जाए बहुत अच्छा, मैं कह रहा हूं कि बहुत चीजें रखूंगा, मगर कैसे भी अगर आप सीएम कैंडिडेट हैं, आप सीधे एक तो पहला सीएम कैंडिडेट है, अच्छी बात है, युवाओं को आना चाहिए राजनीति में, मैं उस चीज का मैं स्वागत करता हूं, मगर कैसे आप करेंगे जब तक आप मुझे नहीं बताइएगा तो मुझे तो केजरीवाल जी जैसे आए हैं, केजरीवाल जी वाला कुछ लक्षण लग रहा है। आगे शायद मैं गलत भी हो सकता हूं, मगर अभी तो मुझे केजरीवाल जी वाला लक्षण लग रहा है कि हम ये करेंगे हम वो करेंगे, मगर कैसे करेंगे हम नहीं बताएंगे। आवाज आ रही है? हाँ मेरी आवाज सुन पा रहे हैं क्या सर? जी जी आ रही। हेलो सर आखिरी सवाल है, फिर जनता के जो सवाल है उस पर पहुंच रहे हैं। जी जी, आपका वीडियो लगता है रुक गया है जोत जी। हेलो एक मिनट हेलो, अब सुन पा रहे हैं सर? हाँ आ रही है, आपकी आवाज आ रही है जोत सर। आवाज आ रही है आपकी, उसके बाद फिर जनता के जो सवाल है उस पर पूछेंगे। जी जी, यशवंत सिन्हा और आपके पिताजी अरुण सिन्हा ने एक नई मोर्चा का गठन किया है, क्या लग रहा है इस बार महागठबंधन के साथ जा रही है या फिर कुछ नया करने जा रही है, थर्ड फ्रंट बनाने जा रही है? देखिए मैं तो ना उस पार्टी में हूँ ना गठबंधन में हूँ, तो ज्यादा इंटरनली मुझे नहीं लग रहा है कि पता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मगर अभी तक जो चीजें हम देख रहे हैं मुझे नहीं लगता है कि अभी किसी गठबंधन की तरफ रुख है। ये एक नया मोर्चा तैयार हुआ है, एक तीसरा विकल्प देने का बिहार में, क्योंकि 15-15 साल लोगों ने सबको देख लिया है, तो शायद बिहार में भी जनता यही चाहती है कि एक नया बदलाव आए और इसमें जो लोग उभर के आए, जो बिहार के लिए काम करना चाहते हैं, जो शिक्षकों के लिए काम करना चाहते हैं। अब जैसे एक यही चीज है, मुझे लगता है कि जो बिहार के लिए काम करे। आवाज आ रही है ज्योति जी? जी 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 जी, हेलो, हाँ सुन पा रहे हैं सर, बोलिए। हाँ सुन पा रहे हैं सर, आवाज बोलिए। जी जी जी, आपका वीडियो नहीं आ रहा था इसलिए थोड़ा लगा। तो यही मुझे लगता है अभी, अब मैं देखिए ना पार्टी में हूं ना गठबंधन में हूं, इसलिए मैं बता नहीं सकता हूं, मगर मुझे लगता है कि एक तीसरा विकल्प देने की कोशिश ही है ये, और आगे जो होगा सबके सामने जल्दी आ जाएगा, क्योंकि चुनाव तो देखिए नजदीक ही है। जी क्या लग रहा है सर इस बार कैसी माहौल रहने वाली है बिहार विधानसभा चुनाव में? किसकी तरफ पलड़ा भारी है, या फिर आपकी जो पार्टी आई है? सर इस बार के विधानसभा चुनाव में सर क्या एजेंडा रहने वाले हैं युवाओं को लेकर के? एजेंडा देखिए युवाओं को मैं एजेंडा यही है, मैं हर जगह यही कह रहा हूँ, शिक्षा शिक्षकों की बात जो करे,
कॉलेजेस हैं, प्रोफेसर्स नहीं हैं। अभी कल आज ही मैंने देखा कि एक हफ्ता के अंदर प्रोफेसर रिक्रूटमेंट, असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट के लिए बिहार सरकार निकालेगी। तो कहीं जो जैसे 35,000 शिक्षक की बहाली हो रही थी, कहीं उसी प्रकार से ये भी ना चला जाए। तो युवाओं को ये देखना चाहिए कि कौन लोग हैं जो शिक्षक, प्रोफेसर, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की बात करें, क्योंकि अगर शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था, हेलो 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 आवाज जा रही है जोत जी? हाँ सुन पा रहे हैं सर, बोलिए। हाँ, तो मेरा यही युवाओं के लिए, देखिए यही है, युवाओं के लिए भी यही एजेंडा है, सबके लिए भी यही एजेंडा है कि जो लोग शिक्षा और स्वास्थ्य, ये दो जो मूलभूत सुविधाएं अगर प्रोवाइड कर दे हमारे लिए, तो युवा को इससे ज्यादा अभी बिहार में बेसिकली कुछ नहीं चाहिए। अगर ये दो चीजें सुधर जाएंगी, हमारी आधी से ज्यादा समस्या का निदान हो जाएगा। और यही एजेंडा है कि जो इस चीज के ऊपर काम करे, युवा उसी को समर्थन करे। अब चाहे वो एनडीए हो या महागठबंधन हो या ये थर्ड फ्रंट जो नया बना है ये हो। तो सर बारी बारी हम लोग इस लाइव सेशन को समाप्त कर। जी चार्ली बाबू हैं, जय हो लिख रहे हैं। भारतीय सब लोग पार्टी दिल्ली से हैं, जय हो लिख रहे हैं। आपको पहले मैं धन्यवाद देता हूँ। महेश यशो जी हैं। आपको महेश जी धन्यवाद। जय हो। अभिषेक जी हैं। ऋतुराज भैया जिंदाबाद। आपके चाहने वालों का लगातार तांता लगा हुआ है। जितने भी कमेंट देख रहे हैं आपके चाहने वाले लोगों का ही है। चिंटू जी शायद जहानाबाद से पूछ रहे हैं आपका सबसे बड़ा एजेंडा क्या होगा। एजेंडा पे बात तो लगातार एजेंडा पे तो हो गया लगातार चिंटू जी, शिक्षक, प्रोफेसर, स्वास्थ्य, यही एजेंडा। पंकुश बाबू धन्यवाद। धन्यवाद सुधाकर जी। What are the main topics of which Patna graduate election is going to be held? I have already told what are my main topics. What education? What are the main topics on the main topics is education, education, education. Whoever talks about education, please cast vote for him. आज की राजनीति में जिसके पास पैसा है वही आएगा, ऐसा नहीं है अंकुश जी। अगर आज का राजनीति में जिसके पास पैसा होगा वही आएगा। अगर सही लोग आएंगे और जनता सही चीजें देखती है तो जनता भी हर जगह न्याय करती है। कोई एग्जाम्पल आज के समय जो बिना पैसे वाले राजनीति में आया हो, बहुत एग्जाम्पल्स हैं, ऐसा नहीं है। 2014 का आपको चुनाव के बारे में बता दूं, जहानाबाद का जब मेरे पिताजी सांसद बने थे तो जदयू से उस समय अनिल शर्मा जी थे, जो बहुत बड़े आम्रपाली ग्रुप के धनाढ़ व्यक्ति थे, और उनका पैसा धरा का धरा रह गया और जनता ने उनको नकार दिया था। उसके बाद उनके कंपनी के क्या हालात हुए, आज बैंकरप्सी के दौर भी चल रहा है। तो यही है। शांतनु, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, डज विप इज अ गुड थिंग इन इंडियन पॉलिटिक्स? आई डोंट थिंक सो। विप जो है, विप सिस्टम जो है, विप सिस्टम कहीं ना कहीं सांसदों को, विधायकों को अपनी मर्जी रखने से रोक देता है। तो ये मैं बहुत अच्छा सिस्टम नहीं मानता हूँ। ये अंग्रेजी प्रथा जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट का। एक सवाल है, एक सवाल है, आप पटना स्नातक प्रत्याशी हैं, आप कुछ बेरोजगारी के बारे में बोलिएगा। जेई नीट के लिए इतना हंगामा हुआ और जनरल कंपटीशन का डेट कब आते हैं, कब एग्जाम होगा, इस पर कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। रेलवे एसएससी बैंक या जो जनरल कंपटीशन उसका कोई ठिकाना नहीं है, कोई मीडिया तक बोलने वाला नहीं है। इस पर सब कुछ जवाब दे दिया जाए। हम बिल्कुल इसके ऊपर जवाब दे रहे हैं। अंकुश जी का सवाल था। अंकुश जी, इसके ऊपर मैंने अपना जो लाइव सेशन किया था कुछ दिन पहले, उस पर मैंने ये बोला भी था, जी नेट के ऊपर हंगामा हुआ तो मैंने एक और चीज बोला था एंड में, सरकार को एक सुझाव दिया था, जो एक साल ये बर्बाद हुआ है जनरल कंपटीशन वालों का, कम से कम सारे बच्चों के लिए इसमें एक साल का जो रिलैक्सेशन होना चाहिए एज का, वो जरूरी है। और दूसरी चीज जो आपने कहा, एससीसी, रेलवे के दरोगा तक का जो होता है कि फॉर्म 3-3, 4-4 बार भरवा लिया जाता है और उसके बाद कोर्ट से जाके रिजेक्ट हो जाता है। अभी पिछले साल एससीसी रेलवे का जो आप कह रहे हैं, 1 साल हो गया है फॉर्म भरे हुए, कब एग्जाम होगा, कब एडमिट कार्ड आएगा, कोई उसका अता पता नहीं है। तो सरकार के इसके ऊपर, मैं वही तो कह रहा हूँ, बहुत सबसे बड़ा जॉब जनरेशन का ये सरकारी जॉब, सबसे बड़ा जॉब जनरेशन का इंडिया में फैक्टर है, और इसी को सरकार इतने लचर तरीके से देखती है। बेरोजगारी तो सरकार चाहे तो बहुत जल्दी मिटा सकती है, मगर सरकार इसके प्रति कहीं ना कहीं, सारी सरकारों के ऊपर ये सवाल उठ जाता है कि आप जो
जनरल कंपटीशन ही क्यों, कोई भी कंपटीशन हो, इसमें आपका कहीं ध्यान नहीं जाता है। जी नेट पे इसलिए चला जाता है कि ये इंजीनियरिंग डॉक्टर के लिए, मगर सिर्फ इंजीनियरिंग डॉक्टर से देश नहीं चलता है, देश एसबीआई से भी चलता है, देश रेलवे से भी चलता है, देश पुलिस से भी चलता है। तो हर एग्जाम को उसी नजर से देखना पड़ेगा सरकार को। और ये सुझाव मैंने दिया था, अगर ये सरकार माने तो बड़ा अच्छा रहेगा। 1 साल का रिलैक्सेशन कोविड के वजह से सारे कंपटीशन में छात्रों को मिलना चाहिए। बंकुश कुमार दुबे जी हैं, शायद आपसे संपर्क करना चाहते हैं, तो भैया का ऋतुराज जी का जो पेज है वहां पे आप जाकर बोल सकते हैं। बंकुश जी से पुराना संपर्क है, जनपारा के हैं भाई हमारे, उनसे हमेशा संपर्क में हम लोग रहते हैं, जाते रहते हैं। कनपा में भी मैच हुआ, वहां भी। ऋषि बाबू, आपको सब चुनाव की तैयारी के बारे में पता है? क्या तैयारी? ऋषि बाबू, चुनाव का तैयारी आपको करना है, आपको बताना होगा ना क्या तैयारी किया जाए। They are confused because both have same exam date. Which exam? I am not sure which exam you are talking about. कौन सा एग्जाम के बारे में? नहीं, सेम तो नहीं है। मेंस और एडवांस, सॉरी जेई और जेई की बात कर रहे थे। सेम पे है ये। एक तो निट का है, देखिए हमको लगता है लास्ट में है। तो जनरली देखिए बहुत मिनिस्कल लोग होते हैं जो जी और निट दोनों एक साथ देते हैं। प्रणाम सर। थैंक यू, हमारे शिक्षक हैं, हम इनसे मैथ्स पढ़े हैं, बहुत पिटाए भी हैं। थैंक यू सर। इस कास्ट पॉलिटिक्स प्लेज अ बिग रोल इन पटना ग्रेजुएट इलेक्शन और बिहार पॉलिटिक्स। देखिए कास्ट पॉलिटिक्स जो है, कास्ट का फैक्टर सिर्फ बिहार से लोग जो जोड़ के देखते हैं बिल्कुल गलत है। कास्ट कहीं ना कहीं हर जगह फैक्टर है, मगर धीरे धीरे जब युवा इस चीज को जानने लगे, युवा राजनीति के रूप राजनीति में जब आने लगेंगे, तो कास्ट का फैक्टर कहीं ना कहीं धूमिल हो जाएगा। अभी जो ये छात्रों को, ये टीचर्स का जो इतना पूरा हो रहा था, अभी लॉकडाउन से पहले जो आंदोलन हो रहा था, मैं कई बीआरसी में गया था तीनों जिलों में, और यहाँ पर जात पात धर्म से ऊपर उठ के शिक्षक एकजुट होकर कर रहे थे। तो राजनीति अब देखिए परिवेश बदल रहा है। एक दौर था और पूरे देश में देखिए ये होता है, मगर धीरे धीरे ये युवा इसमें आने लगेंगे, पढ़े लिखे लोग आने लगेंगे, तो ये पूरा समीकरण बदल जाएगा। धन्यवाद अंकुश जी। आप, आशा करता हूं आप लोगों के विश्वास पर मैं खरा उतरूंगा। थैंक यू वंदना जी। हाँ वही है, केवल फॉर्म भराता है, एग्जाम का कोई डेट नहीं होता है। जय ही मनीष जी, सर पूरा जय हो। ऋतुराज भैया, हम लोग के रोजगार पर आवाज उठाए, आपके साथ की जरूरत पूरे स्टूडेंट जगत को। हम स्टूडेंट टीचर्स, हम इन्हीं की आवाज उठाने के लिए स्नातक क्षेत्र में आए हैं। अगर देखिए राजनीति करना होता तो मैं आराम से 2015 में अपने पिताजी की पार्टी से चुन के कहीं से विधायक बन जाता, मगर मुझे लगा कि ये सही प्लेटफॉर्म है युवाओं के लिए और एक बदलाव लाने के लिए ये बहुत जरूरी है। तो चिंटू जी का है 234 सीटों पर युवाओं को कितना सीट दिया जाता है सभी राजनीतिक दल में? युवा मोर्चा सिर्फ, ये तो मैं देखिए शुरू से मैं कहते आया हूं, युवा 3 काम के लिए यूज किए जाते हैं, बैनर लगाने के लिए, झंडा ढोने के लिए, जिंदाबाद करने के लिए। और जब टिकट देने का बारी आता है तो 60+ वाले युवाओं को टिकट मिल जाता है। धन्यवाद धनु वर्मा जी। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर बात करनी ही चाहिए, क्योंकि बिहार में तीनों मूलभूत चीजें गलत खा रहे। अब यही देखिए, मैं इसीलिए कह रहा हूं, आपको भी इसी के बारे में, बिहार टीचर के बारे में बोलिए। हम तो लगातार बोल रहे हैं निकंदन जी, टीचर्स के लिए तो हम 1 साल से लगातार आवाज उठा रहे हैं, और हमने बचपन से अपने बाबा से यही सीखा है, शिक्षकों की समस्याओं को बहुत नजदीक से देख रहे हैं। और बाबा 96 साल की उम्र में आवाज उठा रहे हैं, तो हम लोग तो इस उम्र में उठा ही रहे हैं। वी वांट एन एजुकेटेड लीडर लाइक यू। देखिए पढ़े लिखे लोग आने चाहिए, राजनीति में बहुत जरूरी है, अच्छी बात है ये। जब सारे सरकार इसमें फेल हैं, जो मेरा जवाब दिया है भैया, तो यही फंसा रह जाएगा। कोई सरकार नहीं किया तो इसमें सुधार इतना जल्दी नहीं आ सकता है। समझे नहीं आपका बात को मंकुश जी? देखिए अगर अच्छा समझ गया मैं आपकी बात को, आज के चुनाव में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जरूरी है, कर देना चाहिए, कभी कभी कर देना चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी जरूरी कर देना चाहिए। देखिए बीच में जब आप लोगों ने देखा होगा, हरियाणा में एक अध्यादेश आया था कि जो पंचायत का चुनाव लड़ेंगे उनके घर में शौचालय होना जरूरी है। तो इस तरह का अगर चाहे तो लॉ लाया जा सकता है कि कम से कम जो ग्रेजुएट हो वही चुनाव में आए। तो ये
ऐसा किया जा सकता है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन को भी कंपलसरी अगर बना दिया जाए अगर चुनाव में, तो बड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये पहले किया जा चुका है। हरियाणा में ये हुआ था, हम लोगों ने इस केस को नजदीक से देखा था। उसमें पंचायत में अगर आपको चुनाव लड़ना है मुखिया के लिए, तो आपके घर में शौचालय होना बहुत जरूरी था। तो ऐसी चीजें लाई जा सकती हैं। जी, भविष्य में इसमें सुधार करने की जरूरत है, आपको लग रहा है? किस पे जो बाबू, आवाज कट गया बीच? क्वालिफिकेशन, हाँ, इसको जोड़ दिया जाए, क्वालिफिकेशन पे चर्चा होनी जोड़ दिया चाहिए। जाए तो देखिए ये, हाँ बिल्कुल, ये अगर इसको जोड़ दिया जाए तो अच्छा रहेगा। पढ़े लिखे प्रोफेशनल लोग राजनीति में जब तक नहीं आएंगे तो बदलाव देखिए लाना बहुत मुश्किल है। पढ़े लिखे लोगों को अगर आपको चाहते हैं पॉलिसीज में चेंज आए, पढ़े लिखे लोग जुड़े, तो कुछ इस प्रकार का देना पड़ेगा आपको इनिशिएटिव उन लोगों को। अब शिक्षक को ही आप कह लीजिए, शिक्षक को अब बिहार में अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स कहेंगे हम शिक्षक क्यों बने, क्या इनिशिएटिव हमारे पास, क्या हमें मिल रहा है? तो कहीं ना कहीं हर जगह एक इनिशिएटिव देखिए सब फील्ड में रहना जरूरी है। प्राइवेट जॉब की तरफ लोग क्यों भागते हैं, एमबीए करके लोग बाहर क्यों जाना चाहते हैं? एक इनिशिएटिव एक अच्छा मिलेगा। तो अगर हम चाहते हैं बिहार बदले, रिवर्स पलायन हो, लोग वापस आए, तो इस तरह का इनिशिएटिव पॉलिटिक्स में भी दीजिए, हर जगह दीजिए, तो बिहार बदलेगा। और देखिए ऐसा नहीं है कि बिहार बदल नहीं रहा है, धीरे धीरे एक रिवर्स पलायन शुरू हुआ है, युवा भी वापस आ रहे हैं। सरकार जो चीजें नहीं कर रही है, बहुत सारे युवा वापस आए हैं और खुद इस चीज को बदलने में लगे हुए हैं, कई तरह की इंडस्ट्रीज बैठाने की कोशिश कर रहे हैं और धीरे धीरे एक बदलाव आएगा। और मेरी अपील है आपके माध्यम से, मेरी सभी युवाओं से अपील है जो बिहार के बाहर हैं खास करके, आप अगर बिहार में चाहते हैं बदलाव आए, आप बस इतना ही कहेंगे बिहार में सब सिस्टम फेल है, तो बिहार में उससे बदलाव नहीं आएगा। बाहर में जितने भी प्रोफेशनल हैं लोग वापस आए, बिहार को बदलने की कोशिश करें, क्योंकि सब कुछ सरकार भी नहीं कर सकती है, संभव नहीं है। और बाहर से लोग आएंगे तो एक माहौल भी बदलेगा, एक नया टेक्नोलॉजी आएगा, इनिशिएटिव आएगा, नया नॉलेज आएगा। तो बिहार का अगर हम बदलाव चाहते हैं तो बाहर, जो बिहार से बाहर जो नॉन रेसिडेंट बिहारी हैं, वो भी बिहार आए और बिहार को बदलने में अपना सहयोग करें। बातचीत में पता नहीं चला कि कब 1 घंटे हो गए। अब सर इजाजत है और बहुत बहुत धन्यवाद सर पूछता है बिहार के शो में आने के लिए, और दर्शकों को देखने के लिए धन्यवाद। और सभी लोगों से मेरा गुजारिश होगा कि पूछता है बिहार को फॉलो कर ले, और आप जो राय देना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।